Dear students of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter number 14, water. In the last lecture, I told you about the sources of water. Now I am explaining about the water cycle. Water cycle क्या होती है? How it forms in nature. ये nature में कैसे बनती है? तो सबसे पहली चीज़ है वाटर साइकिल में evaporation of water. You might have noticed that the water spilled on a floor dries up after some time. The water seems to disappear. Similarly, water disappear from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops and a few other places also disappear after the rains. Where does this water go? देखो, आपसे फर्श के ऊपर थोड़ा पानी गिर गया घर में, ठीक है, आप देखते हो थोड़ी देर बाद वो ड्राई अप हो जाता है, अपने आप ख़त्म हो जाता है, कहाँ चला गया पानी। इसी तरह से आप देखते हो कि आपने मम्मा ने कपड़े वॉश किए और हैंग कर दिया, उनको हैंग कर दिया, थोड़ी देर बाद आप वापस जाते हो, उसको टच करते हो तो क्या देखते हो, वेट क्लोथ्स गेट ड्राइड, ये गीले कपड़े सूख चुके हैं। ऐसी बारिश आती है, वेट रोड्स होती हैं, रूफ टॉप्स होती हैं और कई प्लेसेस होती हैं, ठीक है, बट द वाटर गेट डिसअपियर, कुछ देर बाद जो है वो पानी अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो ये पानी कहाँ जाता है? वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये पानी कहाँ जा रहा है हमारा? वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. The water vapor escape into the atmosphere. Similarly, water from oceans, rivers, ponds, lakes and other water bodies evaporate and goes into the air. However, salt dissolved in water are left behind. अब देखो, जो पानी होता है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब सन से आ रही जो हीट होती है वो सराउंडिंग का पार्ट बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो पानी जो होता है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वाटर कहाँ जाता है? एयर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये वाटर वेपर जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ही चले जाते हैं। इसी तरह से ओशन, रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, इन सब वाटर बॉडीज़ का पानी जो होता है वो सरफेस से इवेपोरेट करता रहता है, मतलब सन की हीट की वजह से जो भी रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये पानी जो होता है, वाटर जो होता है, ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होके और एयर का पार्ट बनता रहता है, एटमॉस्फेयर का पार्ट बनता रहता है, ठीक है। अगर हम सी ओशन की बात करें, जो पानी सॉल्टी होता है, अगर सॉल्टी वाटर को आप लो और उसे एक पिट में डाल दो, गड्ढे में डाल दो, ठीक है, एक गड्ढा सा बना लो बाहर, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारी जो है वो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, सॉल्ट नीचे रह जाएगा और पानी इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन इस इवेपोरेशन में टाइम लग सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक दिन में पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे हुआ, उससे नेक्स्ट डे हुआ, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना पिट बनाया है और हाउ मच द इवेपोरेशन इज फास्टर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परेचर. During evaporation, water absorbs heat from the surrounding or from any other body in contact with it. For example, during the drying clothes in the sun, the water in the clothes absorb heat energy of the sunlight. तो इवेपोरेशन के दौरान जो है वो वाटर जो है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने ये देखो कि आपने कपड़े हैंग किए आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में मम्मा जो है वो कपड़े हैंग कर देती है ताकि जल्दी सूख जाए, ठीक है। तो सनलाइट मिल रही है क्लोथ्स को, तो क्लोथ्स जो है इस सनलाइट को, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है इन द वेट क्लोथ्स, वो इस सनलाइट को, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सन से आ रही हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एयर का पार्ट बना रहा है। देखो वाटर वेपर जो है दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द एयर, स्लाइड में फोटो में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो लिक्विड स्टेट है वाटर की वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एयर का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, एंड द क्लोथ्स गेट ड्राइड. The rate of evaporation depend upon the following factors. अब इवेपोरेशन फास्टर है या स्लोअर है, उसका रेट क्या है,
ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद ए राइज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्टर होगा। आप देखते हो समर डे में, हॉट समर डे में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कंपैरिजन टू विंटर और ऑन अ क्लाउडी डे। दैट्स वाई इवेपोरेशन इज फास्टर इन ए हॉट समर डे दैन इन विंटर और ऑन क्लाउडी डे। ठीक है, जब आपका समर सीज़न होता है, हॉट ड्राई समर सीज़न होता है, हॉटनेस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होती है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। विंटर्स में जो है वो सन इतनी डायरेक्ट हीट रेज नहीं देता हमें, ठीक है, इसलिए तो हमें ठंड लगती है। क्लाउडी डे में क्लाउड्स की वजह से सन जो है वो स्काई में अपीयर नहीं हो पाता, उसकी हीट अब तक नहीं पहुंच पाती, तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर राइज अप नहीं कर पाता अर्थ का। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही फास्टर होगा। सेकेंड पॉइंट है सरफेस एरिया। The rate of evaporation increases when it's spread over a large area. That's why water taken in a plate evaporates faster than when it taken in a cup. देखो इवेपोरेशन, सेकंड फैक्टर जो है इवेपोरेशन का, वो है आपका सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतनी फास्टर होगी। जितना कम सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इवेपोरेशन होती ही ऑन द टॉप लेयर से है, क्योंकि उसको कोई आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने नहीं जा रहे हो। जो एनवायरनमेंट में हीट है, जो सन से मिल रही हीट है, वो उसी का यूज़ अप करता है। तो जो टॉप लेयर ऑफ द सरफेस होती है, वो हीट को पहले एब्जॉर्ब करती है और इवेपोरेशन करती है। तो इसीलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन फास्टर होगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि एक प्लेट के अंदर जो है अगर आप पानी लेते हो तो वो जल्दी इवेपोरेट करेगा एक कप में रखे हुए पानी के कंपैरेटिवली, क्योंकि प्लेट जो होती है वो उसमें पानी जो होता है स्प्रेड हो जाता है, जबकि कप में जो है वो पानी जो होता है वो एक लिटिल एरिया में ही स्प्रेड हो पाता है ना। कप जो होता है वो गोल घुमावदार होता है ना, प्लेट सीधी होती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप एक काम करो, आप चाय पियो, ठीक है, आप चाय पियो कप से और फिर पी के देखो उसी चाय को प्लेट से। ठीक है, आपने गरम गरम चाय बनाई, आपने गैस से उतारी, आपने कप से पीने की कोशिश की, आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि चाय जो होगी वो कप में गर्म लगेगी आपको। आप उसे प्लेट में डाल दो, आप फटाफट पी जाओगे। क्यों? क्योंकि प्लेट में जो है वो सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन होने से क्या होगा, वो जो प्लेट में रखी हुई चाय है वो फास्टर इवेपोरेट कर रही है, मतलब वो पहले तो अपनी ही हीट को यूज़ कर रही है ना। आप देखते हो कप में चाय डालते ही धुआं उठता है, प्लेट में आपने एक बार डाली तो भी धुआं उठेगा, है ना, क्योंकि वो इवेपोरेशन हो रही है, उसकी अपने अंदर ही इतनी हीट है कि वो इवेपोरेशन कोज कर रही है, जल्दी ठंडी हो जाएगी प्लेट में और कप में नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। When the wet clothes are spread, the air near the area gets saturated with water vapor. As a result, evaporation from the clothes becomes slower. With an increase in the speed of the wind, the moist air is replaced with the dry wind. This results in faster evaporation and hence faster drying. जिन दिनों में हवा तेज़ चलती है, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने कपड़े हैंग किए, वेट क्लोथ्स को हैंग किया, तो आपने देखा होगा अगर कपड़े हिलते हुए महसूस हो रहे हैं, आपको विंड स्पीड महसूस हो रही है, आपको लग रहा है हवा तेज़ चल रही है, तो आप कहते हो ना आज तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि जैसे आपने वेट क्लोथ्स को हैंग किया तो जो उसके आसपास की एयर होगी वो वाटर वेपर को एक्सेप्ट करेगी। जो पानी इवेपोरेट होगा उन वेट क्लोथ्स में से बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वो पानी जो होगा वो एयर का पार्ट बनेगा, तो आसपास की जो एयर होगी वो सैचुरेटेड हो जाएगी विद वाटर वेपर। सैचुरेटेड मतलब जितने उसमें वाटर वेपर आ सकते हैं उतने वो ले लेगा। अब वो हवा अगर चलती है तेज़ तो क्या होता है, जो ड्राई एयर होती है वो, जो सैचुरेटेड एयर होती है वो दूर चली जाती है और ड्राई एयर उसका प्लेस ले लेती है, फिर वो सैचुरेटेड होती है, तो दैट प्रोसेस गोज ऑन और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर विंड स्पीड ना हो
और आसपास की एयर जो है वो सेचुरेटेड हो जाए। ठीक है, जिस एरिया में आपने कपड़े हैंग किए हैं उसकी आसपास की एयर अगर उसने वाटर वेपर को एक्सेप्ट कर लिया जितना कर सकता था, उसके बाद वो और वाटर वेपर को नहीं ले सकती, तो क्या होगा, विंड स्पीड इतनी है नहीं, धीरे धीरे हवा मूव कर रही है, जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन जो होगी वो स्लोअर डाउन हो जाएगी, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन विंड स्पीड तेज होने से मॉइस्ट एयर की जगह ड्राई एयर आ जाती है, मॉइस्ट एयर दूर चली जाती है और ड्राई विंड उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, इस तरह से इवेपोरेशन फास्टर हो जाती है और जिससे क्या होता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो मोर द विंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन, लेस द विंड स्पीड लेस द इवेपोरेशन। लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plants into the air. The loss of water in the form of vapor from the leaves of the plant into the atmosphere is called transpiration. देखो, प्लांट्स को अपना ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, जो पानी उनके पास आता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से पानी को, आप पानी कहाँ डालते हो, रूट्स पे डालते हो ना, सॉइल में डालते हो ना पानी। जब भी आपके घर में कोई प्लांट है, मम्मा कहती है जाओ पौधों को पानी दे आओ, तो कहाँ पानी डालते हो, देखते हो ना कि भाई मैंने सॉइल में पानी डालना है जहाँ पर मेरा प्लांट लगा हुआ है, मतलब प्लांट की रूट्स में पानी जाता है। ठीक है, अब प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जितना भी वाटर यूज़अप होता है, उसके बाद एंड रिटेन सम ऑफ इट इन दियर डिफरेंट पार्ट, और कुछ पार्ट ऑफ द वाटर को ये अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। और जो बचा हुआ पानी होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर होता है, वो प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू बाहर कर देते हैं, रिलीज इनटू द एयर। ठीक है, जो पानी नहीं चाहिए प्लांट्स को, दैट वाटर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स इनटू द एयर। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर लीव्स में बच जाता है, वो लीव्स उसे इवेपोरेट कर देते हैं। हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, लीव्स के अंदर हो रहा है। अब लीव्स के पास पानी बच गया तो वो उसे इवेपोरेट कर देगा इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अब जैसे अभी बताया था, इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, लाइक दैट ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। ट्रांसपिरेशन भी क्या है, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टेम्परेचर। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, दस ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मियाँ चल रही हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, ऑन ए हॉट डे, more the temperature, more the transpiration. Next, humidity. The rate of transpiration is higher on a hot dry day than on wet humid day. जिन दिनों में गर्मी तो है लेकिन बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, ठीक है, बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, तो जो हमारी जो एयर है वो ड्राई है, हवा जो है वो ड्राई है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, तो वो जल्दी वाटर वेपर को एक्सेप्ट कर लेती है एयर, एज कंपैरिजन टू वेट ह्यूमिड डे। अगर बारिशें शुरू हो गई हैं, वेट ह्यूमिड डे स्टार्ट हो गए हैं, मतलब बारिश होने की वजह से एयर के अंदर पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो जल्दी से वाटर वेपर को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हायर ऑन ए ड्राई डे देन ऑन ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे का मतलब वाटर वेपर का एयर के अंदर जरूरत से ज़्यादा प्रेजेंट होना। नेक्स्ट इज विंड। ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज विंड फ्लो।
विंड जितनी तेज़ चलेगी, हवा जितनी तेज़ चलेगी, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स उतना ही फास्टर हो जाएगा। मोर द विंड मोर द ट्रांसपिरेशन। डे ट्रांसपिरेशन रेट इज फास्टर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट। दिन के समय जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट फास्टर होता है, वो तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि सन की हीट होती है, टेम्परेचर मिलता है, मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसपिरेशन, ये अभी पहला ही पॉइंट बताया था। रात के टाइम जो है वो टेम्परेचर थोड़ा लो डाउन हो जाता है क्योंकि सन की हीट नहीं होती, ठीक है ना, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ड्यूरिंग द डे टाइम देन एट नाइट। दस वाटर वेपर मिक्सेस इन द एयर थ्रू द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इस तरह से वो कौन से दो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से वाटर वेपर वाटर का पार्ट एयर का पार्ट बन जाते हैं। द वाटर वेपर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर थ्रू द टू प्रोसेसेस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन which I explained recently. How the formation of clouds take place? हमारे clouds कैसे बनते हैं? Activity. To understand the formation of clouds, material required beaker and ice cubes. आपने beaker लेना है और कुछ ice cubes लेना है। Procedure. Put the cold water and few ice cubes in a beaker. कुछ कोल्ड वाटर ले लो और कुछ आइस क्यूब्स ले लो और उसे बीकर के अंदर डाल दो। वाइप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विथ क्लीन पीस ऑफ ग्लास क्लोथ। अब जिस ग्लास के अंदर आपने ये डाला है आप उसको बाहर से क्लीन कर लो, वाइप कर लो, क्लीन कपड़े से उसे वाइप कर लो आउटसाइड एरिया को। ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। अब 5-10 मिनट के बाद आपने बीकर के आउटर सरफेस को ऑब्जर्व करना है, चेक करना है व्हाट हैपन्स, कि क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर आर सीन। आप क्या देखते हो कि बीकर के बाहर जो है वो कुछ बूंदें इकट्ठी हो गई हैं पानी की। अब आपने तो पानी अंदर डाला था, आइस क्यूब्स अंदर डाले थे, बाहर से उसे वाइप किया था, क्लीन किया था विद ए क्लोथ, स्टिल ड्रॉपलेट कहाँ से आ गई पानी की, बाहर की साइड जो है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर जो है वो पानी की बूंदें कहाँ से आ गई। आपने तो पानी अंदर डाला था, बाहर से आपने उसे वाइप भी किया था। व्हेन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आइस कोल्ड बीकर, एज ए रिजल्ट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। As a result, the water vapor present in it gets condensed to form droplets of water on the outer surface of the beaker. This process of condensation play an important role in the formation of clouds. देखो क्या हुआ कि जो एयर आपकी उस आइस कोल्ड बीकर के कांटेक्ट में आई, आपने बीकर के अंदर आइस कोल्ड वाटर डाला था, अब जो एयर बाहर से बीकर के कांटेक्ट में आई उसमें एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। वो वाटर वेपर जो है वो आइस कोल्ड क्योंकि बीकर बहुत ठंडा हो गया, आइस कोल्ड वाटर है उसके अंदर, तो वो वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन द एयर गेट कंडेंस्ड, वो ठंडे हो गए और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गए, और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट होने के बाद बीकर के आउटर सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो गए। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है और एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो आपके कंडेंस हो गए, ठंडे हो गए और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके बीकर के ऊपर कलेक्ट हो गए। तो इसी तरह से ही जो हमारे वाटर वेपर जो हमारे एयर का पार्ट बनते हैं, जो जब वो अप इनटू द सरफेस जाते हैं वो भी इसी तरह से कंडेंस होते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as clouds. It is so happen that many droplets of water come together to form large sized drops of water.
Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call as rain. In the as the temperature falls further, it may also fall as hail or snow. देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीकर ठंडा था, आइस कोल्ड वाटर उसमें था, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर आई आसपास की, उस एयर के अंदर प्रेजेंट वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके बीकर के ऊपर कलेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, स्काई में जाते हैं, और कूलर होते चले जाते हैं ऊपर जाने पर, क्योंकि जितना हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो कूलर होने की वजह से ग्रेट हाइट्स पे ये कूल डाउन होके पहले तो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बनाते हैं, फिर ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एयर में फ्लोट करते हुए आपस में जॉइन होते हुए दीज ड्रॉपलेट्स बड़े ड्रॉपलेट बना लेते हैं, और बड़े ड्रॉपलेट्स आपके क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, और जब ये क्लाउड्स आपके हैवी हो जाते हैं दे कम एज रेन ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर ये रेन की फॉर्म में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा फॉल हो चुका होता है, मतलब ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा कंबाइन होकर ऊपर जाकर इतने ज़्यादा टेम्परेचर लो हो चुका होता है कि ये ड्रॉपलेट्स और वाटर क्लाउड्स तो मतलब रेन की फॉर्म में नीचे ना आके हेल और स्नो की फॉर्म में नीचे आते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि हाई माउंटेनियस रीजन पे जो है वो हेल और स्नो ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं वो आपके हेल और स्नो की फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत कम होता है। वाटर बैक टू ओशंस। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड as rain and snow sooner or later goes to the part of ocean, goes back to the oceans. A part of rain water gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. This water becomes available to us as groundwater in wells, tube wells, springs, etc. देखो जितना भी पानी बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में लैंड के ऊपर आता है, ये स्नो की फॉर्म में आता है, धीरे धीरे वो ओशन का पार्ट बनता चला जाता है सूनर और लेटर। ठीक है, वो ओशंस का पार्ट बनता है। लेकिन कुछ बारिश का पानी ऐसा होता है जो सॉइल में जब जाता है तो सॉइल जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है सम पार्ट ऑफ द वाटर, और वो ग्राउंड वाटर लेवल की फॉर्म में अंडर अर्थ स्टोर हो जाता है, और फिर हम उसे वेल, ट्यूबवेल और स्प्रिंग की फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। Snow in the mountains melt into water. This water flow down the mountains in the form of streams and rivers. अब जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं उसके ऊपर जो स्नोफॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो जो बारिश होती है वो स्नो की फॉर्म में आती है। अब वो स्नो जब माउंटेन के ऊपर से मेल्ट होती है तो मेल्ट होके कहाँ जाती है? स्ट्रीम्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कहीं घूमने जाते हो हाई माउंटेनियस रीजन पे, आपको स्ट्रीम्स दिखती होंगी। ठीक है, पहाड़ियों के ऊपर से पानी नीचे गिरता हुआ दिखता होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म ले लेती हैं, जो पानी आपका माउंटेन से फ्लो डाउन करता है। सम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज ऑन लैंड, फॉल्स ऑन लैंड एज रेन, also flow in the form of river streams. Most of the rivers cover long distance on land and ultimately fall into a ocean or a sea. देखो जो पानी जो है आपका लैंड पे बारिश की फॉर्म में आता है वो पानी रिवर्स और स्ट्रीम में फ्लो करता है, और फिर ये स्ट्रीम्स और रिवर्स जो होती हैं ये आगे चल के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके सी या ओशन में गिर जाती हैं, सी और ओशन का पार्ट बन जाती है। तो इस तरह से ये रिवर्स और स्ट्रीम्स जाकर सी और ओशन में मिल जाती हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ सी एंड ओशन। Thus water obtained from rain, hail or snow go back into the ocean. This continuous circulation of water in nature is called water cycle. तो इस तरह से पानी चाहे रेन की फॉर्म में आए लैंड पे, या हेल की फॉर्म में आए, चाहे स्नो की फॉर्म में आए, ठीक है, ये आखिर जाकर कहाँ मिल जाता है? आपका ओशंस में चला जाता है। तो ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर है दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। दिस इज द डिफाइन ऑफ वाटर साइकिल।
ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर है, इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल। देखो जब पानी वाटर साइकिल में के डायग्राम में यही शोन है आपका, water in ocean, seas, rivers, lakes and ponds continue to evaporate due to heat of sun. Plant release water into the air by transpiration. Animal and human release water vapor into the atmosphere due to breathing. Water vapor rises in the air and get condensed to form clouds. The condensed water then return to earth as snow or rain. देखो जो पानी आपका ओशन में है, सी में है, रिवर में है, लेक्स में है, पोन्ड्स में है, उसके सरफेस से वो पानी जो होता है वो इवेपोरेट करता रहता है, मतलब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन। ठीक है, और साथ में प्लांट वाटर रिलीज करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में इनटू द एयर बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अभी बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो वाटर लीव्स में बच जाता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बन जाता है, मतलब थ्रू द लीव्स दिस वाटर गेट इवेपोरेटेड ड्यू टू सन हीट, वो रेगुलर होता रहता है। एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं, हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेसेस करते हैं, रेगुलर ब्रीथिंग कर रहे हैं, इन करते हैं फिर आउट करते हैं, इन करते हैं, दैट गोज ऑन कंटिन्यूसली, है ना। तो ये जो हम ब्रीथ आउट करते हैं इसमें से भी वाटर जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बनता रहता है। तो ये जो आपके वाटर वेपर हैं, ये जो आपके वाटर वेपर हैं ये राइज अप करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एयर का पार्ट बनते हैं और राइज अप करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से दे गेट कंडेंस्ड, वो ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे ड्रॉपलेट फिर बिगर में कन्वर्ट होते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं, और इस तरह से क्लाउड्स जो होते हैं देन कम इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ बैक। तो यही कंडेंस वाटर जो होता है जो क्लाउड्स बनाता है ये वापस अर्थ के ऊपर रेन और स्नो की फॉर्म में वापस आ जाता है। तो दैट प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। ये स्लाइड के अंदर फ्लो शीट डायग्राम देखो जिसमें इजी वे में आपको जो है वो बताया हुआ है कि हाउ द वाटर साइकिल टेक प्लेस, हाउ द वाटर साइकिल टेक प्लेस दैट इज शोन इन द डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, रिवर से, पोन्ड से, लेक से पानी जो होता है वो इवेपोरेट करता है। ठीक है, आप देखो रिवर, पोन्ड्स, लेक्स में आपको अपर एरो की हेल्प से इवेपोरेशन दिखाया हुआ है, मतलब रिवर, ओशन और लैंड, लेक्स हो, पोन्ड्स हो, कोई भी वाटर रिसोर्स हो, इसके अपर सरफेस से जो पानी होता है वो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है ड्यू टू द सन हीट, नेचुरल वे में, कोई हम हीट प्रोवाइड करने नहीं जा रहे उसको। ठीक है, तो सरफेस से पानी जो होता है वो सन की हीट लेकर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब पानी इवेपोरेट होता रहता है और स्काई में जाता है। ठीक है, अब ये पानी जो होता है ये जो है वाटर वेपर जो है ये कंडेंस हो जाते हैं व्हेन दे गो अप इनटू द एयर, अप इनटू द एयर जाकर, अप इनटू द स्काई जाकर दे गेट कंडेंस एंड फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट बिग ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड व्हेन दे आल्सो जॉइन अप टू फॉर्म क्लाउड्स, फिर ये आपस में जॉइन अप होकर बिगर ड्रॉपलेट भी क्लाउड बना लेते हैं। अब क्लाउड ऊपर टॉप पे देखो क्लाउड दिखाया हुआ है, इवेपोरेशन के बाद आपका क्लाउड बन रहा है, क्लाउड जो है वो आपको रेन दे रहा है, एरो के थ्रू देखो क्लाउड जो है आपको रेन दे रहा है, रेन फिर वापस कहाँ जा रही है, लेक्स में जा रही है, पोन्ड्स में जा रही है, और साथ में कुछ रेन वाटर जो है आपका वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर लेवल की फॉर्म में मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो रेन जो है आपकी लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, ओशन में भी जाएगी, और कुछ रेन जो होती है वो स्नो और हेल की फॉर्म में भी आती है, जो माउंटेनियस रीजन जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, रेन वाटर की फॉर्म में नीचे ना आके स्नो और हेल की फॉर्म में आती है, तब भी रिवर, ओशन का पार्ट बनती है। ठीक है, और कुछ रेन जो है वो जब सॉइल में जाती है तो सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बना देती है। ठीक है,
अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर जो है ये प्लांट फिर एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट भी तो एब्जॉर्ब करेगा ना अंडरग्राउंड वाटर लेवल को, क्योंकि प्लांट को अपना ग्रो करने के लिए प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में से पानी लेती हैं। अब प्लांट सॉइल में से पानी लेकर खुद को ग्रो करेगी। अब जितना पानी यूजअप हुआ उसके बाद बचा हुआ पानी जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेट करेगा, मतलब फिर से एयर में छोड़ देगा। फिर एयर का पार्ट बनेंगे, वो ट्रांसपीरेशन देखो कहाँ एयर हो रहा है, प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है और ये जाकर फिर से वापस कहाँ जाकर मिल रहा है, क्लाउड्स पे। क्यों? क्योंकि यही पानी जो है जो इवेपोरेट हुआ है वो हाई इन द स्काई जाएगा, फिर ड्रॉपलेट बनाएगा और फिर क्लाउड्स बनाएगा। दैट प्रोसेस गोज ऑन। तो इस तरह से दैट इज़ योर वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट नेवर एंड अप। ठीक है, हमें पानी जो है वो नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, और ये वाटर साइकिल जो है इस पानी के आने और जाने को हमारे लिए मेंटेन रखती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, क्या इम्पोर्टेंस है वाटर साइकिल की? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल आर, वाटर साइकिल हेल्प इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल के हेल्प से ही हमारे अर्थ के ऊपर वेदर रेगुलेट करता है। ठीक है, वेदर रेगुलेट करना, कभी टेम्परेचर कम होना, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होना। ठीक है, दैट इज मेंटेन्ड बाय वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मेक्स वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द रेन वाटर बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। मोर ओवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वाटर साइकिल की जो वाटर साइकिल की हेल्प से जो हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है वो मोस्टली रेन की फॉर्म में आता है, रेन वाटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये रेन वाटर ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारे लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स भरते हैं। और दूसरा जितना भी एग्रीकल्चर वर्क होता है हमारा, ठीक है, पहले का जो फार्मर था, जो हमारा पुराने टाइम में, वो तो टोटली डिपेंड ही रेन पे करता था। वो उस हिसाब से अपने सीड शो करता था कि इस टाइम बारिश होगी और मेरे खेतों को पानी मिल जाएगा, मेरे फार्म को पानी मिल जाएगा और मेरी फसल ग्रो कर जाएगी। ठीक है, मेरी क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो रेन होती है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन रेन। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू मेक नोट्स एंड प्रिपेयर इट वेल, लिसन द लेक्चर 2-3 times, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.